नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने हाउसिंग लोन क्यों लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन की थी। तो उसके नीचे आपके कुछ कमेंट्स आए थे कि हाउसिंग लोन को लेके A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जैसे बिल्कुल कोई नया बंदा है जो हाउसिंग लोन लेना चाहता है तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और कैसे वो एंड तक चलेगा। तो इस वीडियो को हम उन अपने दोस्तों के लिए लेके आए हैं जो कि हाउसिंग लोन को A to Z से लेके पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो तक। दोस्तों, अगर आप हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं: प्री सैंक्शन, सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन। प्री सैंक्शन में मींस कि हाउसिंग लोन होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर जब सैंक्शन होगा तो क्या क्या प्रोसेस होगा, यानी कि आपको लोन मिल रहा है उस वक्त का सारा जो सिनेरियो होगा। और लास्टली जो पोस्ट सैंक्शन, कि जब एक बार हाउसिंग लोन हो गया उसके बाद कैसे सारा प्रोसेस चलेगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री सैंक्शन एक्सरसाइज से। दोस्तों, प्री सैंक्शन एक्सरसाइज को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आप प्रोवाइड कराओगे अपने, लाइक जो हाउसिंग लोन ले रहा है उसके अपने फाइनेंशियल्स, उसकी ITRs, GST या फिर उसके अपने KYC लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसकी अगर वो सैलरीड है तो सैलरी स्लिप्स वगैरह, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे, जो सेकंड पार्ट है इसका प्री सैंक्शन एक्सरसाइज का, दैट इज जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसको शुरू करते हैं पहले आपके अपने डॉक्यूमेंट से, यानी कि जो कस्टमर हाउसिंग लोन ले रहा है उसके डॉक्यूमेंट से। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। उसमें आएगा आपका KYC लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। और सेकेंडली आपकी, अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी जो ITRs हैं पिछले 3 साल की। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 60 नंबर फॉर्म दे रहा है तो वो 16 नंबर फॉर्म आपको 3 साल के प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद आपकी जो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट है, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उसकी 1 ईयर की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी बैंक को। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके KYC और आपके बिजनेस के जो भी KYC हैं, प्लस फाइनेंशियल्स लाइक GST रिटर्न्स, अगर GST लिया हुआ है, अगर आपके पास बैलेंस शीट्स हैं वो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, आपकी ITRs और जो भी बिजनेस को लेके फाइनेंशियल्स हैं वो, प्लस जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट है, कहीं पे आपका करंट अकाउंट है तो उसकी 1 साल की स्टेटमेंट, कहीं पे आपकी कोई लिमिट चल रही है लाइक CC लिमिट आपने बिजनेस के लिए ली हुई है, उसकी 1 साल की स्टेटमेंट, वो सारे लग जाएंगे। और अगर आप NRI हो तो हमारे कई NRI दोस्त हमसे पूछते हैं कि क्या हम हाउस लेने के लिए इंडिया में हाउसिंग लोन ले सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, आप ले सकते हो। उसके लिए आपको अपना NRI स्टेटस है, वो हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होगा, तो आपको NRI स्टेटस अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कितने साल से वहाँ रह रहे हो। वहाँ के फाइनेंशियल्स देने होंगे, अगर आप वहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपको शो करना पड़ेगा। प्लस आपकी वहाँ पे जो सैलरीड हो तो सैलरी स्टेटमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में है सैलरीड में, और अगर नॉन सैलरीड भी हो तो आपको अपने बिजनेस प्रूफ देने पड़ेंगे जो आप बाहर बिजनेस कर रहे हो। इन दैट केस आपको NRI हाउसिंग लोन भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप पूरे फाइनेंशियल्स इकट्ठे कर लेते हो और अपने KYC इकट्ठे कर लेते हो, ये तो हो गया आपका अपना पार्ट, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंडली हमको देखना है जो आप जगह खरीद रहे हो, या फिर जो आप कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीद रहे हो, या फिर आप अगर रिपेयर एंड रेनोवेशन करना चाहते हो, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बेसिकली जो हाउसिंग लोन है वो आपको कुछ चीज़ों के लिए मिल सकता है, लाइक बना बनाया घर खरीदने के लिए मिल सकता है, या फिर सेकंड होगा कि आप प्लॉट लिया हुआ है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, या फिर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हो हाउसिंग लोन से प्लस फर्दर उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, या फिर आपने ऑलरेडी घर लिया हुआ है उसके ऊपर आप रिपेयर एंड रेनोवेशन करना चाहते हो। तो इन सारी कैटेगरीज के लिए आपको हाउसिंग लोन मिल सकता है। तो जब आप अपने फाइनेंशियल्स लेके बैंक के पास जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका CIC स्कोर चेक करेगा, जिसमें आपकी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है लोन्स को लेके, एडवांसेस को लेके, वो चेक होगी। अगर वो अच्छा स्कोर आता है दैट मीन्स कि आपकी हिस्ट्री अच्छी रही है और आपका जो एक व्यवहार है बैंक को लेके वो अच्छा रहा है, तो आपको लोन लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो CIC होती है उससे आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपके लोन्स को लेके रिकॉर्ड हिस्ट्री में कैसा रहा है। तो CIC में आती है सिबिल, जिसको हम आम नाम से जानते हैं सिबिल को,
और उसके साथ CRIF क्रिफ होती है, इक्विफैक्स होती है, एक्सपीरियन होती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स होते हैं जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है, और अगर आपकी CIC सही पाई जाती है उसके बाद फिर बैंक फर्दर प्रोसेस करेगा। आपकी जो मार्केट इंक्वायरी होगी, आपके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको चेक किया जाएगा। इसके अलावा हर बैंक का एक फॉर्मूला होता है कि आपको कितना फाइनेंस किया जा सकता है हाउसिंग लोन को लेके, तो वो फाइनेंशियल्स से चेक हो जाएगा कि आपको कितना क्वांटम दे सकते हैं और कितना आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एक मार्जिन सेट करेंगे और ये सारा बैंक चेक करेंगे। तो एक बार बैंक सेटिस्फाई हो गया कि आपकी हिस्ट्री अच्छी है क्रेडिट को लेके, उस वक्त फिर फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो होगा एक लीगल रिपोर्ट बनाने का, जिसको हम लीगल सर्च रिपोर्ट बोलते हैं, LSR। उसमें क्या होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या फिर जो आपने ऑलरेडी प्लॉट खरीदा है उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या जो आपका घर बना हुआ है उसके ऊपर आपने रिपेयर एंड रेनोवेशन करनी है, तो उस जो एरिया है उसकी एक LSR लीगल रिपोर्ट बनेगी। उसमें उसकी हिस्ट्री चेक होगी जगह की, क्योंकि वो कोई झगड़े वाली जगह तो नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की जगह की। तो जो बैंक के पैनल के एडवोकेट होंगे वो उस जो जगह होगी उसकी हिस्ट्री चेक करके आपको एक रिपोर्ट देंगे कि उसका कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे ये ट्रांसफ़र हुई है, एक बंदे से दूसरे से खरीदी, दूसरे ने तीसरे से खरीदी, तो कैसे कैसे ये पूरी चेन चली है, तो ये चेन बनती है। और जब बैंक के लॉयर एक क्लियरेंस रिपोर्ट देंगे इस लीगल में कि जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हो या फिर जो आप घर खरीद रहे हो या जिस पे आप बना रहे हो वो कोई झगड़े वाली जगह नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है और उस पर मॉर्गेज पॉसिबल है बैंक की। उसके बाद फिर बैंक फर्दर प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों लीगल के बाद बात आती है वैल्यूएशन की। जब वैल्यूएशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई घर खरीद रहे हो तो उसका एक मूल्य डाला जाता है, वो भी बैंक के पैनल में वैल्यूअर्स होते हैं, तो वो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस घर का मूल्य डालेंगे। प्लस इसके अलावा एक फोर्स्ड सेल वैल्यू भी होगी कि अगर बैंक को इस घर को बेचना पड़े तो अब के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी पड़ेगी। सो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार होती है अगर आप बना बनाया घर खरीद रहे हो। इन केस आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो या रिपेयर एंड रेनोवेशन है तो उसमें एक एस्टीमेट तैयार होगा। एस्टीमेट मीन्स कि सपोज आपने 9 लाख का लोन लेना है तो एक 10 लाख का 11 लाख का एक एस्टीमेट तैयार होगा, जिसमें 1 लाख 2 लाख हर बैंक की पॉलिसी के हिसाब से आप मार्जिन डालोगे, प्लस जो 9 लाख का लोन है वो बैंक देगा, तो टोटल आपका 10-11 जो भी है एस्टीमेट बना, वो एक एस्टीमेट बनेगा और उस हिसाब से आपको मार्जिन रख के लोन दिया जाएगा 9 लाख, प्लस आपका जो टोटल खर्चा है वो जो टोटल एस्टीमेट है उस हिसाब से घर पे लगना चाहिए। सो दोस्तों लीगल भी बन गई, वैल्यूएशन भी होगी। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए आपका अप्रूव्ड मैप होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो या जो आप घर खरीद रहे हो या फिर रिपेयर एंड रेनोवेशन आपके पास ऑलरेडी घर है उस पर करने जा रहे हो, उस घर का अप्रूव्ड मैप जो कि कमेटी से भी हो सकता है, अगर वो गाँव की ज़मीन है तो गाँव के सरपंच से भी होता है, लेकिन वो अप्रूव्ड मैप होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों ये है आपकी प्री सैंक्शन एक्सरसाइज, और जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक फाइनेंशियल्स हो गए, आपके KYC हो गए, आपकी लीगल सर्च रिपोर्ट होगी, आपकी वैल्यूएशन होगी, आपका मैप हो गया, उसके बाद आप बैंक में जाते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो उसके बाद बैंक पूरा आपका एक उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसके हिसाब से सारी चेकिंग करके तो आपको हाउसिंग लोन सैंक्शन कर देते हैं। तो आपको अपने सपनों का घर बनाने के लिए या परचेज करने के लिए बैंक से फाइनेंस मिल जाता है। सो दोस्तों प्री सैंक्शन एक्सरसाइज भी होगी, सैंक्शन भी हो गया। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो है पोस्ट सैंक्शन एक्सरसाइज। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब लोन लेना होता है, जब प्री सैंक्शन एक्सरसाइज होती है या सैंक्शन एक्सरसाइज होती है, उस दौरान हमें ये होता है कि हमारा घर जल्दी जल्दी बन जाए या जल्दी उसके लिए पैसे मिल जाएं या जल्दी हम परचेज कर लें और उसके लिए हमारा लोन हो जाए। लेकिन एक बार लोन हो जाता है उसके बाद बहुत केयरफुली कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बात है। सबसे पहली बात, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होती है इन केस ऑफ परचेज, तो रजिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपके नाम पे घर आ गया है। इट जस्ट मीन्स कि एक रजिस्टर्ड हुआ है, जो तहसील में जहाँ भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे एक रजिस्टर तो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन चढ़ना उसका बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन जो फ़र्द होती है उस पर आपका जो इसको इंतकाल भी बोलते हैं या म्यूटेशन भी बोलते हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो, जैसे ही आप अपना जो घर है उसको तहसील में जाके अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाते हो, उसके साथ के साथ फॉलोअप करके जो ऑनलाइन फ़र्द होगी, जो म्यूटेशन होगी, उसको चढ़वाना मत भूलिएगा, क्योंकि एट लास्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वही जस्टिफाई करते हैं कि जो हाउस है या प्लॉट आपने खरीदा है, वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पर आ चुकी है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो जो आपको पैसे मिलेंगे वो स्टेज वाइज मिलेंगे। इन केस ऑफ परचेज तो वन टाइम होता है, लाइक आप 10 लाख का घर खरीद रहे हो और बैंक ने बोला कि 10% मार्जिन है, तो आपको 9 लाख रुपया बैंक दे रहा है एज अ लोन और 1 लाख आप डाल रहे हो तो 10 लाख आपने दे दिया बेचने वाले को और उससे आपने घर खरीद लिया। तो ये तो हो गया वन टाइम डिसबर्समेंट लेके पूरा घर खरीदने की। लेकिन इन केस आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मान लो 10 लाख रुपया, वही 10 लाख का आपका एक एस्टिमेट बन गया कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है 10 लाख की और 10% बैंक ने मार्जिन रखा हुआ है। इन दैट केस आपको 9 लाख रुपया मिलेगा। तो इन दैट केस क्या होता है, स्टेप्स में आपको पैसे मिलते हैं। लाइक अगर 10 लाख है तो बैंक ने सोच लिया कि टोटल एस्टिमेट 10 का है तो हम 2-2 के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो 2 लाख टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 1,80,000 जो 1,80,000 रुपया है 90% के हिसाब से वो बैंक देगा। 20,000 आप डालोगे तो 2 लाख रुपया आप अपनी कंस्ट्रक्शन पे लगाओगे। जब वो कंस्ट्रक्शन पे लग जाएगा उसके बाद बैंक ऑफिशियल्स आपको विजिट करेंगे या फिर जो पैनल वैल्यूअर हैं जिन्होंने आपको एस्टीमेट बना के दिया था वो विजिट करेंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट आपको बैंक में प्रेजेंट करना होगा और उस सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा होगा कि अब तक 2 लाख रुपया इस घर के ऊपर लग चुका है। बैंक के पैनल के वैल्यूअर का जब वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा तब बैंक आपको फर्दर डिस्बर्समेंट देगा 1,80,000 की और 20,000 आपको फिर डालना होगा और फिर आपको 2 लाख का जब फर्दर कंस्ट्रक्शन हो गई तो 4 लाख का एक टोटल सर्टिफिकेट वैल्यूअर आपको देगा। तो फिर फर्दर ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जब आपकी कंस्ट्रक्शन फुल हो जाती है उसके बाद जो पैनल वैल्यूअर है वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा। उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया जाएगा कि जो आपका हाउसिंग लोन है वो पूरी सही तरीके से यूज़ किया गया है, प्लस जितना मार्जिन था वो आपने डाला है और जो आपका घर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप बैंक से एक तरह से उस तरह से फ्री हो जाओगे कि जो आपको इंस्टॉलमेंट्स बैंक ने देनी थी वो आपने ले भी ली है और वो जस्टिफाइड है कि उस तरह से पैसा लग गया है जिस तरह से एक एस्टीमेट वैल्यूअर ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों एक स्टेप और है, जब आप लोन ले रहे हो और अगर आप परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी या प्लॉट, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है, उसके बाद ऑनलाइन आपके नाम पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक स्टेप और होता है कि जो बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है उसका नाम इस प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। बैंक की लियन मार्क होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी करवा रहे हो तो उसके बाद आप इंश्योर कीजिए और बैंक भी इंश्योर करेगा अपनी तरफ से कि जो ऑनलाइन आपके नाम पे म्यूटेशन आ गई है फर्दर उसके ऊपर बैंक का नाम चढ़ गया है। इन केस आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऑलरेडी खरीदे हुए प्लॉट पे या फिर रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए लोन ले रहे हो, उस कंडीशन में एक प्री डिस्बर्समेंट कंडीशन होती है और वो ये होती है कि लोन डिस्बर्स होने से पहले आपका जो वो प्लॉट है या जो आपका घर है उसकी जो ऑनलाइन जो म्यूटेशन हुई है आपके नाम पे उसके ऊपर बैंक का नाम चढ़ना चाहिए। तो ये एक प्री डिस्बर्समेंट कंडीशन होती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों प्री सैंक्शन एक्सरसाइज भी होगी, सैंक्शन भी हो गया, पोस्ट सैंक्शन भी हो गया। इसके बाद आता है कि हमको रीपेमेंट कैसी करनी है। तो रीपेमेंट के लिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जो बैंक ऑप्शन देता है वो ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो बैंक आपको कुछ मोराटोरियम पीरियड देगा, एक हॉलीडे पीरियड देगा, लाइक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कि उस पीरियड में आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और उसके दौरान आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। तो आपको एक तरह से एक बेनिफिट मिल जाता है कि उस टाइम में ऑलरेडी आपका खर्चा हो रहा होता है क्योंकि लोन तो चाहे लिया है लेकिन मार्जिन आप डाल ही रहे हो, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आपको इंस्टॉलमेंट साथ के साथ शुरू नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन केस आप परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, रेडीमेड घर ले रहे हो, इन दैट केस ये माना जाता है कि आपने एक बार पेमेंट कर दी है पूरी की पूरी, तो उसके लिए आपका जो मोराटोरियम वो या तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 या 2 महीने का हो भी सकता है, वो आप बात कर सकते हो उनसे। तो इन दैट केस जैसे भी बैंक बोलेगा आपको इंस्टॉलमेंट साथ की साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है हाउसिंग लोन का वो हो सकता है 30 ईयर्स का। लेकिन आपकी अगर इनकम बढ़ रही है और आप चाहते हो कि उसको जल्दी ख़त्म कर दें तो आप उसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने हाउसिंग लोन लिया था और वो क्लोज़ हो गया, तो क्लोज़ होने के बाद क्या फ्री हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन केस आपने हाउसिंग लोन लिया था, उसके बाद आपने उसको क्लोज़ किया, उसके बाद
पोस्ट क्लोजिंग एक्सरसाइज भी होती है। उसमें क्या होता है कि जो बैंक का नाम चढ़ा हुआ था, जो म्यूटेशन के ऊपर बैंक का नाम ऑनलाइन चढ़ा हुआ था, उसको उतरवाना है। तो बैंक आपको एक एनओसी देगा, उसमें पूरा प्रॉपर वो एरिया मेंशन किया जाएगा, उसके खसरे जो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में आते हैं वो सारे मेंशन किए जाएंगे। तो उसके बाद आप विजिट करोगे तहसील में, जहाँ पे भी वो म्यूटेशन होती है, बैंक का नाम चढ़ता है, उनको वो लेटर प्रेजेंट करोगे, या फिर बैंक खुद जाके वहाँ पे वो प्रेजेंट करेगा, और आपकी जो म्यूटेशन बैंक की चढ़ी हुई है, जो लियन मार्क हुई है, वो वहाँ से हट जाएगी, और जो घर है वो फिर 100% आपका हो जाएगा। सो दोस्तों, आपका घर भी बन गया, या फिर आपने परचेज किया तो परचेज भी हो गया। उसके बाद अगर इन केस किसी तरह का प्रॉपर्टी को डैमेज होता है या आग लग जाती है, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है। उसमें क्या होता है कि आपका पूरा घर है, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, उसको इंश्योर किया जाता है कि अगर इसको किसी तरह का भी डैमेज होता है तो वो पूरा जो नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और दोस्तों, इन केस जिस इंसान के नाम पे हाउसिंग लोन है वो नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी इंश्योरेंसेज प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोटेक्टर प्लान्स आते हैं कि अगर वो बंदा नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरा का पूरा लोन वेव ऑफ हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी हाउसिंग लोन को लेके A to Z पूरी जानकारी कि हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होके हाउसिंग लोन पूरा कंप्लीट करने तक, प्लस हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक पूरा कैसे प्रोसेस चलाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।